ऐसी ही दवाइयाँ ले रहे हैं जो रूटीन प्रैक्टिस में यूज की जाती हैं। तो कब कब स्टेफिसेग्रिया देनी है, कब कब स्टेफिसेग्रिया सोचना है, तो देखते हैं चलिए। उससे पहले हम आपको थोड़ा क्लियर करवा दें, कल भी हमने आपको बोला था उसी तरह कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमारे जीवन का लक्ष्य होता है मोक्ष की प्राप्ति करना, मुक्ति की प्राप्ति करना। तो क्या वो एक दिन में, एक साल में, एक महीने में हो जाती है? नहीं होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा जो गोल होता है, हमारा जो टारगेट है मोक्ष, उसको अचीव करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। कई कई बार कई लोगों का अचीव हो जाता है, कई बार कई लोगों का अचीव नहीं होता है, फिर भी हमारे नजर के सामने वही टारगेट होता है कि मोक्ष, जीवन मरण के चक्कर में से मुक्ति। ठीक है, कहीं को एक जन्म में मिल जाता है, कहीं को 4-5 जन्म भी लगते हैं, उससे ज्यादा जन्म भी लगते हैं। ये सब फिलोसॉफिकल बातें हैं, कभी किसी ने देखा नहीं कि किसका मोक्ष हुआ किसका नहीं हुआ। उसी तरह हमारा टारगेट भी क्या होता है कि हनीमैनियन प्रिंसिपल के ऊपर स्टिक रह के प्रिस्क्रिप्शन करना। द मिशन ऑफ फिजिशियंस, द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज रिस्टोर टू सीक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म्ड। और वो कैसा होना चाहिए? रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट ऑन बेस्ड ऑफ लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ मिनिमम भी यूज होगा। लेकिन हनीमैन ने कहीं पे भी नहीं कहा है कि लॉ ऑफ मिनिमम का मतलब एक ही डोज होता है या तो एक ही ग्लोब्यूल्स होता है। कभी कभार किसी पेशेंट के लिए एक ग्लोब्यूल्स का एक डोज भी लॉ ऑफ मिनिमम हो सकता है। किसी पेशेंट के लिए एक बार 10 ग्लोब्यूल साथ में देना वो भी लॉ ऑफ मिनिमम हो सकता है। किसी मरीज को 10-10 गोलियां सुबह दोपहर शाम 3 बार दे देना तो वो 3 डोज लॉ ऑफ मिनिमम कहा जाता है। किसी को 2 दिन तक दवाई देना वो भी मिनिमम में आता है। किसी को 3 टाइम 5 दिन तक दे देना वो भी लॉ ऑफ मिनिमम में आता है। किसी को वीकली रिपीट करना वो भी लॉ ऑफ मिनिमम में आता है। किसी को हर रोज रिपीट करना वो भी लॉ ऑफ मिनिमम में आता है। कोई फिक्स्ड नहीं है कि सिर्फ एक ही गोली या 5 ही गोली और सबको उसी तरह से ट्रीट करो, नहीं हो सकता है। लेकिन हमारा जो लक्ष्य है वो है। कई दफा होता है कि हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, एक दिन में नहीं पहुंचा जा सकता ना, उसके लिए जर्नी लगेगा। होम्योपैथी इज अ जर्नी, होम्योपैथी इज नॉट डेस्टिनेशन। ठीक है, आनंद जर्नी का ही होता है, डेस्टिनेशन का आनंद नहीं होता है मित्रों। होम्योपैथी को कोई गोल नहीं है, ये जर्नी है। दिन ब दिन हमें सीखता जाना है, सीखता जाना है, आगे बढ़ता जाना है। आज हम 25 दवाई में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कल 50 दवाई में करेंगे, फिर 75 दवाई। आज ऐसे केस हैं 100 में से 15 केस हैं जो हमसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, कल 100 में से 5 केस रहेंगे, फिर 3 रहेंगे, फिर 2 रहेंगे, फिर 1 रहेगा, इस तरह से। ठीक है, तो होम्योपैथी इज अ जर्नी, पूरा लाइफ टाइम हमको सीखता रहना है। आज हम प्रिस्क्रिप्शन करते हैं तो लोअर पोटेंसी में प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, फ्रीक्वेंट रिपीटेशन करते हैं, 30 BD 30 TDS, 5 दिन 10 दिन 15 दिन, इस तरह से धीरे धीरे उससे 200 की प्रिस्क्रिप्शनिंग बढ़ेगी, वहां से 1M की, वहां से 10M 50M CM तक। LM पोटेंसी सीखना है तो वो भी सीखेंगे, रिपीटेशन घटाएंगे। कल 30 का एक डोज छोड़ के भी, एक डोज दे के भी छोड़ सकते हैं। डॉक्टर अमर सिंह निकम साहब हैं पिंपरी चिंचवाड़ में, तो वो हर मरीज को 30 पोटेंसी से ही ट्रीट करते हैं, चाहे एक्यूट हो चाहे क्रॉनिक हो, और एक डोज ही देते हैं। तो वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है, वो उनकी जर्नी है। हर एक की अपनी अपनी जर्नी होती है, अपनी अपनी जर्नी जुदी होती है। आप अगर देखेंगे कि बोरिक का मटीरिया मेडिका पढ़ो तो वहां पे हर मेडिसिन में पोटेंसी दिया होगा, बिलो 30C, बिलो 12C, बिलो 6C, यूजुअली 3x इन मदर टिंचर। बोरिक की जर्नी में उन्होंने ज्यादातर पैथोलॉजिकल केसेस देखे और लो पोटेंसी प्रिस्क्राइबर रहे हैं। उसी तरह अगर आप क्लार्क का प्रिस्क्राइबर पढ़ेंगे तो 6C 3C 12C 30 ऐसा ही यूज हुआ होगा, और मेडिसिन के इंडिकेशन भी उसी प्रकार से दिए होंगे। लेकिन जब आप कैंट को पढ़ते हैं तो कैंट के केसेस पढ़ेंगे जब, तो वहां पे सीधा आपको 22M 30M 50M 10M ऐसे प्रिस्क्रिप्शन मिलेंगे। तो हर एक की अपनी अपनी एक जर्नी होती है और उस जर्नी के मुताबिक हमें चलना है। लेकिन जर्नी में याद रखना है कि लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ मिनिमम, जो होम्योपैथी के कार्डिनल प्रिंसिपल हैं, वो कहीं गुम ना होने पाए। पेशेंट एज अ होल, लॉ ऑफ वाइटल फोर्स, ठीक है, तो ये कार्डिनल प्रिंसिपल कहीं गुम ना होने पाए। जर्नी सबकी अपनी अपनी होती है। ठीक है, तो हमें ये जर्नी करनी है, ये शुरुआत करनी है। अगर शुरू में आप
30 TDS BD देते हैं, 200 BD देते हैं, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सीखते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, अपनी जर्नी के मुताबिक काम कीजिए। जरूरी नहीं है कि जो जर्नी कैंट साहब की रही वो जर्नी हमारी हो, या तो जो जर्नी बोरिक साहब की रही वो जर्नी हमारी हो। नहीं, सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, लेकिन जर्नी में क्या करना है कि जो कार्डिनल प्रिंसिपल हैं वहां कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ फिजिकल पर्टिकुलर के ऊपर से भी प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो जनरलिटी के ऊपर से प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, कई लोग सिर्फ मेंटल के ऊपर से प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, कई लोग सिर्फ डेल्यूजन के ऊपर से प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, कई लोग सिर्फ सेंसेशन के ऊपर से प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। जो भी लोग प्रिस्क्रिप्शन करते हैं वो PQRS के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। हनीमैन ये कहते हैं कि हर सिम्टम PQRS है, चाहे आपको वो कहीं से भी मिले, जहां जो मिले वहां से वो ले लो और उसी तरह से आगे प्रिस्क्राइब करो। तो अब स्टेफिसेग्रिया कब कब प्रिस्क्राइब करना है, मरीज के अंदर कब कब कौन कौन से कैसे कैसे इंडिकेशन मिलेंगे, तो स्टेफिसेग्रिया सोचना है। स्टेफिसेग्रिया फर्स्ट इंडिकेशन इज चिली, देन थर्स्टलेस। अब आपका मरीज चिली है और थर्स्टलेस है तो स्टेफिसेग्रिया सोचा जाना चाहिए। लेफ्ट साइडेड कंप्लेन, एक मरीज थे, लेफ्ट साइडेड आई के ऊपर उनको आंजणी शू कहवाय स्टाई की दिक्कत थी, चिली थे और थर्स्टलेस थे। इन 4 इंडिकेशन के ऊपर हमने स्टेफिसेग्रिया प्रिस्क्राइब किए थे, उनको बहुत बढ़िया हो गया। सो रिकरेंट स्टाई, देखिए इसके बाद का वही है ब्लेफराइटिस, रिकरेंट स्टाई, बार बार स्टाई होना, तो वो भी एक स्टेफिसेग्रिया का इंडिकेशन है। कांस्टेंट अर्जिंग टू यूरिनेट इन न्यूली मैरिड यंग वुमन एंड प्रेगनेंसी। अब आप एंटीनेटल केयर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आपके पास पेशेंट ANC में आया और बोलेगा कि डॉक्टर साहब बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, बार बार यूरिन की अर्जिंग होती है, थर्स्टलेस है और चिली है, तो चाहे तीजा महीना, चौथा महीना, 5वां महीना, कोई भी महीना हो, ANC है या नहीं है, लेकिन ये सिम्टम मिलते हैं तो स्टेफिसेग्रिया सोची जानी चाहिए। न्यूली मैरिड कपल है, आपने स्पेसिफिक सुना होगा, बहुत पढ़ा होगा, एग्जाम में लिखा होगा और पास भी हुए होंगे, हनीमून सिस्टाइटिस। सो न्यूली मैरिड होना जरूरी नहीं है दोस्तों। कांस्टेंट अर्जिंग टू यूरिनेट इन यंग वुमन, लेकिन न्यूली मैरिड का यहाँ पे इंटरप्रिटेशन है। सी, न्यूली मैरिड का मतलब अभी अभी शादी हुई है, जरूरी नहीं है वो सेक्सुअली एक्टिव हुए हों, उस टर्म को यहाँ पे न्यूली मैरिड लिया गया है। सो यंग वुमन है, वो सेक्सुअली एक्टिव हुए हैं और उनके अंदर अर्जिंग टू यूरिनेट कांस्टेंट मिल रहा है, जो पेशेंट थर्स्टलेस है और चिली है, तो स्टेफिसेग्रिया सोचा जा सकता है। पता चल रहा है हम क्या कह रहे हैं, चाहे वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो, चाहे दूसरे किसी रिलेशन के साथ हो, लेकिन आफ्टर इंटरकोर्स अगर उनको कांस्टेंट अर्जिंग टू यूरिनेट हो गया है तो स्टेफिसेग्रिया सोची जानी चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो मैरिड ही हो या न्यूली मैरिड ही हो, इसका इंटरप्रिटेशन इसी तरह करना है। तो ये है होम्योपैथी, जो कोडवर्ड के अंदर लिखी हुई है वो हमें डिकोड करने हैं। बर्निंग एंड स्मार्टिंग पेन व्हेन नॉट यूरिनेट, सीजीस व्हेन पासिंग द यूरिन। सो कंटिन्यूअस बर्निंग एंड स्मार्टिंग पेन होता है, लेकिन ड्यूरिंग यूरिनेशन नहीं होता है, उसको अच्छा लगता है यूरिन पास करते समय। इसीलिए अगर मरीज आपको आके बोलता है कि घंटा घंटा, आधा आधा घंटा मैं पेशाब करने में ही बिताता हूँ या बिताती हूँ, या तो ये आधा घंटा पेशाब करने में ही बिताता है, तो वहां पे आपको स्टेफिसेग्रिया सोचना है। आफ्टर यूरिनेशन सेंसेशन एज ब्लैडर इज नॉट एम्प्टी एंड रिकरेंट UTI। सो अगर ओल्ड एज का पेशेंट है, प्रोस्टेट का दिक्कत है और बार बार पेशाब जाना पड़ता है और बर्निंग एंड स्मार्टिंग पेन होता है, थर्स्टलेस है, चिली है, तो वहां पे भी सोचा जाना चाहिए। लेक्चर चालू है, लेक्चर चालू है, थोड़ी वार में करूं। टीथ डिकेड एज सुन एज इरप्ट, छोटे बच्चों के अंदर बहुत सिम्टम देखने को मिलेगा, जिस जैसे ही उसका टीथ निकलता है वहीं से डिके होना शुरू हो जाता है। तो क्या मीठा खाने से टीथ डिके होते हैं? क्वेश्चन मार्क, आप ढूंढिएगा जवाब, सवाल होने चाहिए। लूज एचिंग ब्लैक टीथ, लूज टीथ हैं, ब्लैक टीथ हैं। अगर आप कोई केस ले रहे हैं, आपको छोटा बच्चा है, लूज ब्लैक टीथ मिल रहे हैं, अगर थर्स्टलेस है और टॉन्सिलाइटिस की दिक्कत है, लेफ्ट साइडेड टॉन्सिल ज्यादा सूजा हुआ है,
medicine can be staphysagria. Severe pain after operation, especially abdominal. So abdominal operation के बाद अगर कोई भी पेन होता है, कोई भी ऑपरेशन के बाद, इंडिकेशन है एलिमेंट सर्जरी आफ्टर, सो कोई भी ऑपरेशन के बाद अगर एब्डोमिनल पेन होता है तो वहां पे भी, एब्डोमिनल नहीं कोई भी पेन, स्टेफिसेग्रिया सोचा जा सकता है. मैकेनिकल इंजरीज फ्रॉम शार्प इंस्ट्रूमेंट. ऑपरेशन क्या है? शार्प इंस्ट्रूमेंट से की गई मैकेनिकल इंजरी है. पोस्ट सर्जिकल कंप्लेन, स्पेशली कंप्लेन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. हमारे पास एक हैं, उनको हिस्टेक्टोमी के बाद इनवॉलंटरी यूरिनेशन का दिक्कत हो गया था, पेशेंट थर्स्टलेस और चिली थे. 4 इंडिकेशन के ऊपर हमने उनको स्टेफिसेग्रिया प्रिस्क्राइब किया. आज बहुत बढ़िया है. उनको जो यूरिनेशन की कंप्लेन थी, उनका जी ग्रिप नहीं रहता था, यूरिन कभी भी पास हो जाता था इनवॉलंटरी, एकदम बढ़िया हो गया है, पहले जैसी ही नॉर्मल हो चुकी है. सो दैट इज अ रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हनीमैन. स्लीप्स इन डे टाइम, स्लीपलेस एट नाइट विथ वायोलेंट याउनिंग. बहुत याउनिंग, अगर याउनिंग आपको कहीं पे भी मिलता है तो भी वहां पे स्टेफिसेग्रिया सोचना है. थ्रोस अवे थिंग्स एट पर्सन हु ऑफेंडेड हिम इन द एंगर. गुस्से के दौरान अगर वो ऐसे थ्रो करते हैं कुछ भी थिंग, तो वहां पे भी स्टेफिसेग्रिया सोचा जा सकता है. हमारे पास एक केस था, बहुत इनिशियल डेज ऑफ प्रैक्टिस, तकरीबन 3-3.5 साल पहले की बात है. During my internship, case was of trigeminal neuralgia of left side. So left sided trigeminal neuralgia, chilly thirstless patient. और उनका ये सिम्टम हमें मिला था कि वो गुस्सा आए ना तो अपने बच्चों पे वो बेलन आता है ना रोटी बेलने का, वो ऐसे ही दूर फेंकते थे बच्चों से, लेकिन फेंकते थे बस. इसी 4 इंडिकेशन के ऊपर हमने उनको स्टेफिसेग्रिया प्रिस्क्राइब किया. आज तक वापिस न्यूरल्जिक पेन का अटैक नहीं आया. 3.5 साल से एकदम बढ़िया है. कौन कहता है कि होम्योपैथी स्लो है? 2 दिन में ही वो केस अच्छा होना शुरू हो चुका था. ट्रेम्बलिंग फ्रॉम एंगर एंड आफ्टर इमोशन. कोई भी इमोशन के बाद अगर ट्रेम्बल होने लगे तो स्टेफिसेग्रिया सोचना है. आर्थराइटिक नोडोसाइटिस ऑन द फिंगर. अगर गाउट का पेशेंट है और आर्थराइटिक नोडोसाइटिस है फिंगर के ऊपर तो वो भी स्टेफिसेग्रिया का इंडिकेशन है. वाट्स सेंसिटिव टू टच, इवन सेंसिटिव टू टच, कोई भी दिक्कत है और सेंसिटिव टू टच है तो वहां पे भी स्टेफिसेग्रिया सोचनी है. एपेटाइट, रेवनस हंगर इवन व्हेन स्टमक इज फुल और फॉर डेज बिफोर अटैक ऑफ द फीवर. कल भी हमने देखा था, कौन सी दवाई में देखा था, फास्फोरस में, कि फीवर आने से पहले उसको भूख लगती है. उसी तरह बहुत दिनों पहले से भूख लगनी शुरू हो जाती है तो स्टेफिसेग्रिया. क्रेविंग फॉर टोबैको बट कैन नॉट टॉलरेट टोबैको. सो अगर टोबैको छुड़ानी है, डिस्गस्ट फॉर टोबैको है, टोबैको छोड़नी है, टोबैको डिजायर है और टोबैको से ही दिक्कतें बढ़ती जाती हैं, टोबैको के रिलेटेड कोई भी रिलेशन आए तो वहां पे भी स्टेफिसेग्रिया सोचना है. मिल्क, ब्रेड एंड स्टिमुलेंट डिजायर बट एग्रावेशन. मिल्क डिजायर, ब्रेड डिजायर एंड स्टिमुलेंट डिजायर बट एग्रावेशन. एग्रावेशन हो तो भी स्टेफिसेग्रिया सोचनी है, डिजायर हो तो भी स्टेफिसेग्रिया सोचना है. ठीक है. एलिमेंट फ्रॉम anger with indignation, pride, envy and chagrins. So गुस्सा आना, रोष होना, suppressed anger. मतलब मुझे गुस्सा आता है. गुस्सा 2 प्रकार का होता है. एक गुस्सा होता है जो एक्सप्रेस्ड एंगर, तूने मुझे ऐसा किया मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं. दूसरा, कोई दिक्कत नहीं, तुझे तो फिर देख लूंगा. नहीं, मुझे गुस्सा आता ही नहीं है और मैं ट्रेम्बल करने लगता हूँ. सो सप्रेस्ड एंगर, गुस्सा आता है लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. क्यों? क्योंकि शायद वो उनसे पद में बड़े हैं, प्रतिष्ठा में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, या तो कोई भी ऐसी दिक्कत है कि उनकी इतनी ताकत नहीं है कि गुस्सा एक्सप्रेस कर सकें. कारण कोई भी हो, अगर सप्रेस्ड एंगर और सप्रेस्ड एनी इमोशन उसके बाद दिक्कतें शुरू होती है तो स्टेफिसेग्रिया सोचा जा सकता है. डिसअपॉइंटमेंट, बहुत आशाएं होती हैं रिलेशनशिप में, करियर से, कुछ भी तरह, और वो आशाएं जब फुलफिल नहीं होती हैं तब जो फीलिंग आती है उसको डिसअपॉइंटमेंट बोलते हैं. मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझसे ऐसा करोगी, तुमने मेरे को दगा दिया, ये डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग है. मॉर्टिफिकेशन, वुंडेड ऑनर, मतलब नजदीक के लोगों ने भी उसको परेशान किया हो. मैंने नहीं सोचा था कि डॉक्टर साहब मेरे घर वाले मेरे से ऐसा करेंगे, उन्होंने मेरे को उल्लू बनाया. इट इज ऑनर वुंडेड. रूडनेस ऑफ अदर्स, दूसरों की रूडनेस भी इसको अफेक्ट करती है. स्कॉन्ड और रिप्रोच्ड बीइंग, साइलेंट ग्रीफ, बस उस दिन से, उसने जब से मुझे छोड़ा 1 फरवरी की ताकत
1 फरवरी की तारीख थी डॉक्टर साहब, उसने मुझे बोला कि अब खाटी खाटी आमली ने थी खाटू दही आथी तारे मारे कहीं नहीं तू मारो भाई। उसने मुझे बोला कि अब से हमारे दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। तब से आज तक पीड़ा होती है, यहाँ पे पीड़ा होती है, मेरे को दुख लगा। मैंने किसी को बताया नहीं डॉक्टर साहब, रोने से क्या फायदा, किसी को बताने से क्या फायदा, लोग हंसेंगे हम पर, लेकिन आज तक वो हमें पीड़ा दे रहा है। बस इट्स कॉल्ड साइलेंट ग्रीफ। डिसअपॉइंटेड लव, ब्रूडिंग ऑन सेक्सुअल सब्जेक्ट, बहुत मास्टरबेशन का टेंडेंसी मिलेगा आपको इसमें, सेक्सुअल डिजायर्स भी ज्यादा मिलेंगी, लेकिन उसके बाद उसको उसी सब्जेक्ट के ऊपर ब्रूड होता रहेगा, कंटिन्यूस थॉट्स आते रहेंगे, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, गलत कर दिया, अब मैं कैसा करूं। सेक्सुअल एक्सेस और मास्टरबेशन और फ्राइटफुल ड्रीम्स, इनमें से कोई भी 1 2 3 कुछ भी इंडिकेशन मिले तो स्टेफिस एग्रिया सोचना है। माइंड के अंदर है, हर एक के ऊपर, चैग्रीन के ऊपर, एनवी के ऊपर, प्राइड के ऊपर, इंडिग्नेशन के ऊपर, एंगर के ऊपर, हर एक के ऊपर 1 घंटे का व्याख्यान लिया जा सकता है। लेकिन थोड़ा स्पीड में जा रहे हैं ताकि आप लोग को हम ज्यादा से ज्यादा हमारा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सके। हमारा कोई ये मोटो नहीं है कि हम लोग थियोरी पढ़ाएं, नहीं, वो आप अपने आप पढ़ लीजिएगा, आपके पास गूगल भी है, कर लीजिए। हमारा जो ये अनुभव है, बस पेशेंट, मरीज, दर्दी आपके पास आके ऐसा बोलेंगे और तभी स्टेफिस एग्रिया सोचना है। क्वाल्स, सप्रेस्ड एंगर, हर्ट, एग्रावेशन, झगड़ालू होगा, एंगर सप्रेस करेगा और वो हर्ट करेगा उसको, उसके बाद एग्रावेशन होगा। सेमिनाइल एमिशन, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, हमने लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स आगे की मेडिसिन में बहुत डिस्कस कर लिया है, प्लीज वो देख लीजिएगा। मैकेनिकल इंजरीज, कोई भी मैकेनिकल, हर बार इंजरी के बाद रूटा और आर्निका और रस्टॉक्स नहीं सोचना है, स्टेफिस एग्रिया भी सोचा जा सकता है। ऑपरेशंस, टोबैको एंड स्टिमुलेंट्स, न्यू मून, फुल मून, तो कल ही हमने देखा कि एसाइलम की जो प्रैक्टिस है उसमें न्यू मून, फुल मून, एग्रावेशन मिलेगा। सो कल वाला मेडिसिन अपना कौन सा था, सिलिसिया, तो वो देख लीजिएगा किस तरह से हमें न्यू मून, फुल मून को इंटरप्रेट करना है। एमिलोरेशन, लाइंग इन बेड, वार्मथ, रेस्ट एंड कॉइसन, टूथेक ड्यूरिंग मेंसिस, अब इसको बोनिकुशन लगाइए। ड्यूरिंग मेंसिस टूथेक नहीं, कोई भी कंप्लेन है तो ड्यूरिंग मेंसिस इज अ कॉन्कोमिटेंट फॉर स्टेफिस एग्रिया। ड्यूरिंग मेंसिस कोई भी दिक्कत होती है तो स्टेफिस एग्रिया सोचा जाना चाहिए। अनसेटिस्फाइड सेक्सुअल डिजायर इन विडोज, वेरी गुड सिम्टम। अनसेटिस्फाइड सेक्सुअल डिजायर इन विडोज, इतना लिख दिया है। थोड़ा सा आपको होम्योपैथी का झलक दिखा दें कि पहले क्या होता था कि विडोज का दूसरी बार शादी नहीं होता था तो उनका सेक्सुअल डिजायर अनसेटिस्फाइड रहता था, तो क्या करते थे, या तो सेक्सुअल ब्रूड करेंगे, मतलब सोचते रहेंगे नहीं होता है, और जो दुख रहेगा कि मेरा पति या मेरी पत्नी क्यों मर गए, अब मैं क्या करूं, जवानी होती है तो ये चीज, इट इज अ कॉमन फिजियोलॉजिकल नीड ऑफ द बॉडी, चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा है, तो वो या तो मास्टरबेशन की ओर जाएंगे या तो ब्रूडिंग की ओर जाएंगे, और उन दोनों में उनका जो डिजायर है वो फुलफिल नहीं होगा, सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो उसके बाद अगर कोई भी दिक्कत शुरू होती है तो अनसेटिस्फाइड सेक्सुअल डिजायर्स इन विडोज लिया जा सकता है। अब मरीज हैं जो शायद ऐसी जगह पे पोस्टेड है, आर्मी में है, ऐसा कुछ है, ठीक है, तो अपनी बीबी से या अपनी जो सेक्सुअल पार्टनर हैं उनसे दूर रहते हैं तो उनका भी सेक्सुअल डिजायर फुलफिल नहीं हो रहा है, वो विडो नहीं है लेकिन उनका भी सेक्सुअल डिजायर फुलफिल नहीं हो रहा है, तो वहां पे भी ये इंडिकेशन दिया जा सकता है अनसेटिस्फाइड सेक्सुअल डिजायर। पहले क्या थी, 14 15 16 17 18 साल में शादियां हो जाती थी। दूसरा, आजकल जैसा ये जमाना नहीं था कि जिसमें लोग प्रीमेच्योर्ड ओल्ड होने लगे, आजकल 8 10 9 12 साल के बच्चों को भी सेक्सुअल अर्ज होने लगी है। तो इतनी 8 10 साल से जो अर्ज होने लगती है 15 18 20 25 साल तक वो फुलफिल नहीं हो पाती है, तो उसमें भी लिया जा सकता है अनसेटिस्फाइड सेक्सुअल डिजायर। विडो होना जरूरी नहीं है, हॉस्टल के बच्चे हैं, हॉस्टल में रहते हैं, मास्टरबेशन की टेंडेंसी ज्यादा है, बहुत डिजायर होती है लेकिन फुलफिल नहीं हो पाती है, तो वहां पे भी लिया जा सकता है अनसेटिस्फाइड सेक्सुअल डिजायर। उसका विडो होना जरूरी नहीं है, ये इस तरह से सिर्फ लिखा गया है। चाहे हस्बैंड वाइफ हैं, झगड़ा हो गया है, वाइफ दूर रहती है, हस्बैंड दूर रहते हैं, तो दोनों में लिया जा सकता, अगर उनके पास दूसरा कोई सेक्सुअल पार्टनर नहीं है तो अनसेटिस्फाइड सेक्सुअल डिजायर, विडो होना कोई जरूरी नहीं है। जेल के अंदर हैं, कैदी हैं जिनका कोई सेक्सुअल पार्टनर नहीं है,
तो वहां पे भी उनकी जो सेक्सुअल डिजायर है वो अनसेटिस्फाइड रह जाती है। तो वहां पे भी लिया जा सकता है अनसेटिस्फाइड सेक्सुअल डिजायर इन विडोज। अब बड़ी उम्र के मरीज आते हैं, सब पत्नी अब कह रही हैं अब बड़े हो गए, अब इसमें ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, भगवान का भजन करो, लेकिन मुझे बहुत सेक्सुअल अर्ज होती है। अब उनकी बीबी है, वो विडो नहीं है, फिर भी उनकी सेक्सुअल डिजायर अनसेटिस्फाइड है, तो वहां पे भी ये इंडिकेशन लगाना है और स्टेफिसेग्रिया सोचना है। ठीक है। दो हमारे पास एक केस था, मियाँ बीबी थे दोनों, लेकिन 5 साल से उनका शादी हो गया था, लेकिन उनके बीच मियाँ बेबी जैसा कुछ था ही नहीं। तो वहां पे भी लिया जा सकता है अनसेटिस्फाइड सेक्सुअल डिजायर इन विडोज। विडो होना कोई जरूरी नहीं है, अनसेटिस्फाइड सेक्सुअल डिजायर होना जरूरी है। कल ही एक केस आया था, तो उनके हस्बैंड थे, मतलब जो पेशेंट थे, उनकी सेक्सुअल डिजायर ज्यादा थी, जो वाइफ फुलफिल ही नहीं कर पाती थी। उनको बोरियत होने लगी कि पूरा दिन बस यही करना करना करना, क्या करना है। तो हस्बैंड के केस में वहां पे भी ये इंडिकेशन लिया जा सकता है अनसेटिस्फाइड सेक्सुअल डिजायर इन विडोज। समझ पा रहे हैं? एक ही इंडिकेशन है, लेकिन हर केस में ये अलग तरह से लगेगा और हर केस में अलग तरीके से सोचना है और अलग तरीके से स्टेफिसेग्रिया आएगा। तो ये है एक एक सिम्टम के ऊपर हम इस तरह से पूरा घंटे घंटे का व्याख्यान भी ले सकते हैं। पेन इन यूरेथ्रा आफ्टर यूरिनेटिंग इन प्रोस्टेटिक ट्रबल्स ऑफ ओल्ड मैन। ओल्ड मैन आते हैं, यूरेथ्रा में पेन होता है पिशाब कर लेने के बाद, चिली है, थसलेस है और अनसेटिस्फाइड सेक्सुअल डिजायर है, तो वहां पे भी स्टेफिसेग्रिया सोची जानी चाहिए। सेक्सुअल डिजायर्स इंक्रीज्ड इन ओल्ड मैन। यस, मैंने आपको बताया ना, उनकी वाइफ ना बोलेंगी, उनकी डिजायर्स इंक्रीज हो रही हैं। अब क्या करेंगे? या तो मास्टरबेशन करेंगे, या तो पूरा दिन उसकी बातें करेंगे, पॉर्न देखेंगे, ऐसा कुछ साहित्य देखेंगे, और वो देख देख के भी डिजायर और बढ़ती है। शास्त्रों के अंदर कहा गया है, क्या कहा गया है कि जो इच्छाएं हैं, जो डिजायर हैं, वो कैसा, उनकी पूर्ति कैसी है? आग के अंदर घी डालने जैसी। एक बार डिजायर हुई तो आग के अंदर घी डाला तो क्या आग शांत हो जाएगी? नहीं, आग और भड़केगी। इसी तरह से उनको मिलता नहीं है तो वो ऐसा साहित्य देखेंगे, पॉर्न देखेंगे, ऐसी बातें करेंगे, वहीं से डिजायर और इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा और इंक्रीज होगा, और फिर जो होगा उस स्टेज को बोला जाता है अनसेटिस्फाइड सेक्सुअल डिजायर्स इन विडोज। यहाँ पे विडोज लिखा है, पर विडो होना जरूरी नहीं है। उस जमाने के अंदर जब प्रूविंग हुआ, उस जमाने में विडोज के अंदर बहुत ज्यादा मिलता था, क्योंकि दूसरे लोगों को तो शादियां करने की छूट थी, तो 2-3-4 शादियां भी करते थे। सो विडोज के अंदर ही ये इंडिकेशन बहुत मिलता था, इसीलिए विडोज लिखा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सत्य को समय के साथ परखना पड़ता है, टटोलना पड़ता है। फिलोसॉफी को इसी के लिए सत्य का विज्ञान कहा जाता है कि उस टाइम में ये था, लेकिन इस टाइम में क्या है, तो इस टाइम में हमने आपको बताया उस तरीके से लिया जा सकता है। इरेक्शन वांटिंग, ओल्ड मैन है, सेक्सुअल डिजायर है, लेकिन इरेक्शन नहीं हो पाता है। चिली है, थसलेस है, मिल्क डिजायर है, एग्रावेशन है, ऐसा कुछ भी इंडिकेशन मिला तो उसके ऊपर इरेक्शन वांटिंग के लिए भी स्टेफिसेग्रिया सोचा जा सकता है। डायरिया ऑन बीइंग पनिश्ड, बच्चे को अगर पनिशमेंट मिल गया और डायरिया होता है तो भी स्टेफिसेग्रिया सोचना है। संकन्स आइस विथ ब्लू रिंग अराउंड आइस, आइस के अराउंड अगर ब्लू रिंग मिलता है तो वो भी स्टेफिसेग्रिया का इंडिकेशन है। लाइस ऑन स्काल्प, येलो थिक स्कैब्स विथ ऑफेंसिव पस एंड ब्लीडिंग लाइस, जू होना, तो जू के लिए का बहुत अच्छा मेडिसिन है। हमारे पास एक मरीज आए थे, अब बहुत कम हो रही हैं जू, आज से 15-20-25 साल पहले जू बहुत थी, और शायद उनको सोरिक मायाजम के अंदर लिया जा सकता है। अब तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इफेक्ट करने लगे हैं। ह्यूमन की इम्यूनिटी इतनी डाउन होती जा रही है कि पहले जू जैसे पैरासाइट्स थे, जो परोपजीवी थे, वो हमें इफेक्ट करते थे। उसके बाद धीरे धीरे बैक्टीरिया आए, कौन से? कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया थे, वो ट्यूबरकुलर बेसिलाई, वो हमें इफेक्ट करने लगे। उसके बाद इससे भी छोटे बैक्टीरिया, जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ई कोलाई हैं, स्टेप्टोकोकल हैं, स्टेफाइलोकोकल हैं, न्यूमोकोकल हैं, वो बेसिलाई इफेक्ट करते थे। उसके बाद हमारी इम्यूनिटी और भी डाउन हो गई। उसके बाद हमें अब वायरस इफेक्ट करने लगे हैं, लाइक कोविड-19, लाइक इन्फ्लुएंजा, इनके एपिडेमिक आने लगे हैं, और इससे भी नीचे इम्यूनिटी जा रही है कि अब वायरस
बैक्टीरिया तो सजीव थे लेकिन ओल्ड स्ट्रेन था ना, बैक्टीरिया सजीव हैं लेकिन उनका जीनेटिक कोड, उनका ओल्ड डीएनए है। पैरासाइट्स और परोपजीवियों का डीएनए न्यू डीएनए है। सो न्यू डीएनए से हम ओल्ड डीएनए की तरफ गए। उसके बाद आया वायरस जो ना सजीव है ना निर्जीव है, जो सजीव के संपर्क में आने से सजीव होता है वो भी हमें इफेक्ट करने लगा। और अब उससे भी सूक्ष्म जो निर्जीव हैं, स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स हैं, स्मॉल धुआं है, गंध है, ये सब स्वाद है, ये हमें इफेक्ट करने लगा है और एलर्जीज डेवलप हो रही हैं। अगर आप होम्योपैथिक तरीके से देखेंगे तो इट इज डिटोरिएशन ऑफ द ह्यूमन हेल्थ। इस तरह से हम सोच सकते हैं। सत्य क्या है हमें नहीं मतलब मालूम है, आप टटोलिए सत्य को, क्या निकलता है खोजिए, और खोज के बाद अगर आपके ऊपर मास्टर हनीमैन की कृपा हो तो हमारे साथ भी साझा कीजिए। इचिंग, चेंजेस प्लेस ऑन स्क्रैचिंग, हियरिंग इंपेयर्ड फ्रॉम एनलार्ज्ड टॉन्सिल, डिस्पोज्ड एंड प्रोस्ट्रेशन आफ्टर क्वेश्चन। कल भी हमने जो मेडिसिन था उसमें देखा था कि क्वेश्चन सिलिका के अंदर की सेक्स करने के बाद इतनी वीकनेस आ जाती है कि 15-15 दिन तक नहीं कर सकते। इसमें ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम का वीकनेस रहेगा। कफ एक्साइटेड बाय क्लीनिंग टीथ और टोबैको स्मोक। सो टोबैको कफ के लिए स्पॉन्जिया और दूसरा मेडिसिन कैन बी स्टेफिस अल्टरेशन कफ इन विंटर, साइटिका इन समर। सो कोई भी दिक्कत ऐसी है जो एक समर में और एक विंटर में आती है तो वहां पे भी स्टेफिस एग्रिया सोचा जा सकता है। सुपुरेशन ऑफ द बोन्स, बोन्स के अंदर अगर पस फॉर्मेशन हुआ है तो वहां पे भी स्टेफिस एग्रिया सोचा जा सकता है। माइंड कैसा होता है, इजीली ऑफेंडेड, सफर फ्रॉम वुंडेड प्राइड एंड ऑनर बट सप्रेस्ड एंगर। इजीली ऑफेंडेड, उसको थोड़ा बहुत भी कुछ भी कह दो, कोई भी कहेगा तो उसको तुरंत इमोशनल अफेक्शनेट है, ऑफेंडेड है, वो इजीली कपूर की तरह है, थोड़ा सा भी अगर आग आया तो तुरंत पकड़ लेगा। सफर फ्रॉम वुंडेड प्राइड, उसकी प्राइड है जो वो वुंडेड मतलब उसके ऊपर घात हुआ है। ऑनर बट सप्रेस्ड एंगर, गुस्सा आया लेकिन उसने दबा के रखा है, तब स्टेफिस एग्रिया सोचना है। द लीस्ट हार्मलेस वर्ड दैट सीम्स रॉन्ग बट इट हर्ट्स वेरी मच। थोड़ा सा भी कुछ बोल दो डॉक्टर साहब इसको बहुत लग जाता है। अगर थोड़ा सा भी कोई बोल ले तो वो बहुत ग्रास कर लेते हैं और कंटिन्यू उसके ऊपर ब्रूडिंग करते हैं और उसी के हिसाब से अगर उनको पैथोलॉजिस्ट वहां पे आएगा सप्रेस्ड एंगर, इंडिग्नेशन, रोष, मॉर्टिफिकेशन, ऑनर वुंडेड। क्यों? क्योंकि गाली आपको कोई भी देता, स्वामी किसी एक स्वामी जी का बहुत अच्छा वाक्य था कि कोई तुम्हें बोलेगा कि साले गधे, उससे तुम गधे नहीं बन जाते, लेकिन कोई बोलेगा गधे और तुमने ऐसे बाएं चढ़ाना शुरू किया, साले गधे किसको बोला, बस तुम अब गधे बने, तुमने स्वीकार किया कि तुम गधे हो। कोई अगर आपको कुछ बोल देता है तो उससे आप क्यों अफेक्ट होते हैं? हम अफेक्ट होते हैं क्योंकि हमारा नेचर उस तरह का है, और अब हम अफेक्ट हुए हैं तो वो चीजें हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस जनरेट करेगा, उससे मायाजम सेंसिटाइज होगा और कोई भी पैथोलॉजी डेवलप होगा। इसीलिए कृष्ण भगवान गीता के अंदर कहते हैं, हे अर्जुन स्थित प्रज्ञ बनो, जिसको ना खुशी का कोई है ना गम का कुछ है, ना खुशी ना गम, जो स्थित है, अमायाज्मेटिक स्टेज जहां पे मायाजम सेंसिटाइजेशन नहीं होता है। सो लीस्ट हार्मलेस वर्ड, लेकिन उसको बहुत लग जाएगा, मुझे उसने ऐसा बोल दिया, मुझे उसने ऐसा, वो मुझे ऐसा बोल ही क्यों सकता है, अब मैं उसको कर कुछ नहीं सका, बस वो जो सप्रेस्ड एंगर होता है वो खा जाता है। लेसिवियस, लस्टफुल बट डज नॉट शो इट मास्टरबेशन। लेसिवियस है, लस्टफुल है, फ्लर्टिंग करना अच्छा लगता है, ऐसी बातें करना गंदी नहीं होती हैं। हमारा शब्द याद रखिएगा, हम सच्चा गलत, अच्छा बुरा, गंदा अच्छा, इस तरह में हर चीज को विभाजित कर देते हैं। नया होता है गंदा। किसी एज के ऊपर लेसिवियसनेस और लस्टफुलनेस होना जायज है, इट्स ए नॉर्मल, लेकिन हमारे मन के अंदर वो ग्रंथि घुस चुकी है। मास्टरबेशन इज नॉर्मल, किसी एज के ऊपर वो जायज है ना। किसी कोई 5 रोटी खाता है, कोई 10 रोटी खाता है, कोई 2 रोटी खाता है, तो अगर मैं 2 रोटी खाता हूं तो आपको भी 2 रोटी खानी चाहिए, चाहे आपको ज्यादा भूख हो। तो मैं 2 रोटी देता हूं तो 8 अपने आप बना लेते हो ना, लेकिन भूखे क्यों रहते हो? तो उसी तरह इट इज अ डिजायर ना। हाँ, लेकिन जब वो आदत बन जाती है तो आदत खराब हो सकती है। कोई बातें गंदी नहीं होती, बुरी नहीं होती, ऐसा नहीं है। हमें भारतीयों को यही सीखना है कि हम उस परंपरा में से आते हैं कि जहां पे सबको सब कुछ एक्सप्रेस करने की आजादी थी, और आज क्यों हम इतने संकुचित मानस वाले बनते जा रहे हैं? होम्योपैथी हमें वही सिखा रहा है। हमने बहुत बार हम कह रहे हैं कि होम्योपैथी आपको सिर्फ पेशेंट को ट्रीट करना नहीं, जिंदगी कैसे जीना वो भी सिखाएगा।
कि कोई कुछ बोल देता है, कुछ कर देता है, तो वहां पे स्टेफी सेग्रिया मत बनिए, मन पे मत लीजिए, लिया ही जाएगा क्योंकि आपका स्वभाव है और लिया जाना चाहिए, लिया जाएगा तभी तो ये इंडिकेशन बनेगा और आपको स्टेफी सेग्रिया दी जाएगी। लेकिन अपने कॉन्शियस को जगाइए, किसी के कुछ बोल देने से, किसी के कुछ कर देने से आप कुछ नहीं हो सकते। अपने सिद्धांतों के ऊपर फोकस्ड रहिए, फर्म रहिए कि नहीं, हम सच के मार्ग पे हैं, बस सच की परीक्षा हो सकती है, सच परेशान हो सकता है, सच कभी पराजित नहीं हो सकता। एवर्जन टू मेंटल वर्क, फियर ऑफ लूजिंग सेल्फ कंट्रोल, हमने ये बहुत बार अनुभव किया है उसी एज के दौरान कि सेल्फ कंट्रोल जा रहा है शायद। तो इसमें से कोई भी इंडिकेशन मिले तो स्टेफी सेग्रिया सोच सकते हैं, ठीक है। बस तो इसी तरह अभी शायद गुरुकुल में 30 या 35 लोग ही बचे हैं जो रेगुलर व्याख्यान देखते हैं, रेगुलर होमवर्क भेजते हैं। आप सबको धन्यवाद हमारी तरफ से, आप इतनी देर तक जुड़े रहे और भी आगे जुड़े रहे हैं। जिसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे अलग अलग पहलू होम्योपैथी के हम हर रोज एक नए पहलू के साथ मुलाकात करेंगे। हमें नहीं मालूम है कि हम आपको सिर्फ कुछ नया नहीं सिखा रहे हैं, हम अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा कर रहे हैं। बस